हेलो दोस्तों, तो मैं स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स फाउंडेशन चैनल में। वन कॉन्सेप्ट वन क्वेश्चन सीरीज में ये मैकेनिक्स का आपका थर्ड लेक्चर है। ठीक है ना। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे निकलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज हम कैसे करते हैं। ठीक है ना। सेकेंड लेक्चर में हमने ये देखा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में कैसे निकल सकते हैं, और जिसका डायरेक्ट क्वेश्चन आपका जैम 2021 में आया था। ठीक है ना। और क्या था वो मैंने आपको बताया भी। ठीक है। तो अब थर्ड लेक्चर हम लोग चलते हैं। थर्ड लेक्चर क्या है भैया? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों ने बहुत सारे सवाल भी लगाए होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मतलब पता तो होता है, जैसे मुझे भी पता है, मतलब मुझे तो पता ही है, जैसे बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन उसको यूज कैसे करना है ये नहीं पता है। ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि यूज कैसे करते हैं। ठीक। तो न्यूटन के 3 नियम जो आपको पता ही होंगे, थ्री लॉज ऑफ मोशन। ठीक। तो पहला आपका है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर नहीं लगाया जाता। ठीक है ना। ठीक। जैसे मैं ये भी नहीं कह सकता, जैसे मान लीजिए कोई कार है ये, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि ये मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग सकता। ठीक है ना। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं ले सकता। मैं ये कहता हूँ कि एक्सटर्नल फोर्स लगे लेकिन वो अनबैलेंस्ड होना चाहिए। जैसे कोई, मैं मतलब आप हैं या मैं हूँ, मैंने इधर से फोर्स लगाया उतने अमाउंट में, आपने इधर से लगाया, तो क्या ये बॉडी रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। ठीक है ना। तो क्या आपको लगाना पड़ेगा? अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। जब तक ये बॉडी मोशन में या रेस्ट में रहेगी, जब तक हम लोग इस बॉडी पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगा देते। बिल्कुल सही। और ये जो इनर्शिया है, इनर्शिया हमारा, ठीक है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसे कहते हैं, ये इनर्शिया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मास। ठीक है ना। और इनर्शिया से आपको एक शब्द और याद आ रहा होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना। जब हम लोग किसी सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, ठीक है ना, तो उस केस में हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। ठीक है ना। उस केस में जो हमारा इनर्शिया होता है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करता है। मास हमारा क्या हो जाता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। तो जिस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा वो उसको रोकने में हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। जिस बॉडी पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उस पर हमें ज़्यादा, मतलब थोड़ा कम बल लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। बिल्कुल सही। वैसे ही सेम केस, मास अगर ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। इनर्शिया की जो हिंदी होती है ना, होती है जड़त्व। ठीक है ना। क्या होती है? जड़त्व। तो जितना ज़्यादा मास किसी चीज़ का, उतना ज़्यादा आप उसको डिस्प्लेस करने में अनेबल होगी। ठीक है। जैसे ट्रक है, उसको अगर मैं कहूँ भैया ढकेल दो, नहीं ढकेल सकती। ठीक। अगर साइकिल है उसको कहूँ तो भैया धक्का मार दोगे। ऐसा ही है ना। तो मास पे डिपेंड कर रहा है आपका इनर्शिया। ठीक। तो इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मास। ये आप जानते रहेंगे। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का। ठीक। सेकेंड लॉ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर होता है। और हाँ, ये भी आपको बता दूं कि न्यूटन का जो ये फॉर्मूलेशन है, ये तीनों लॉज जो आपको डिफाइन किए गए हैं, इसमें ये माना गया है कि मास जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ। ठीक है। जैसे टाइम के साथ चेंज होने वाला मास कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई, यही जैसे ये ट्रक है, ठीक है, इसमें आपका पानी भरा हुआ, ठीक है, और यहाँ से एक लीकेज कर दिया जाए। ठीक। अभी पानी धीरे धीरे गिरता रहेगा, गिर रहा है ना, तो इसका मास जो है वो चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है? तो ऐसा यहाँ पे नहीं माना गया है। मतलब न्यूटन का जो तीनों लॉ फॉर्मूलेशन जो किए गए हैं, तीनों लॉज जो दिए गए हैं, उसमें ये माना गया है कि मास हमारा क्या है? वो कांस्टेंट है, कंजर्व है, वो नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है। इसको आप ध्यान देंगे। तो सेकेंड लॉ हमारा क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वो क्या कहलाता है? हमारा फोर्स कहलाता है। ठीक है ना। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन दैट बॉडी। नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी बॉडी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। ठीक है। बिल्कुल समझ गए। थर्ड लॉ आपका कौन सा है? कि एक्शन एंड रिएक्शन, कि जितने फोर्स से आप किसी चीज़ को धक्का दोगे वो बॉडी भी आपको उतने ही फोर्स से धक्का देगी इन रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है ना। ठीक। एक आपका एक्शन और इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल सही।
तो ये 3 लॉ हैं आपके। सेकेंड लॉ आपका मेन इंपॉर्टेंट होता है, जिस पे हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, लेकिन आप ये जानते भी रहेंगे कि इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको वहाँ पे यहाँ से भी रिलेशन में थोड़ा बहुत बताऊँगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो जो सेकेंड लॉ है उसी पे हम लोग क्वेश्चन वगैरह लगाते हैं। तो सेकेंड लॉ क्या है, उसे लगाते हैं हम सेकेंड और थर्ड दोनों पे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कैसे क्या होता है कि जैसे हम लोग EMT वगैरह में जो क्वेश्चन डील करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारा चार्ज है Q, ठीक। तो अब क्या है कि कहा गया कि फोर्स बताओ कितना लग रहा है, इस पे फोर्स इसके द्वारा कितना लग रहा है, या इस पे फोर्स इसके द्वारा कितना लग रहा है, ठीक है। अब जैसे फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू Q इंटू ई, ये होता है भैया टोटल चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होनी चाहिए, कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की, किसी अलग ऑब्जेक्ट की। जैसे अगर मुझे इस पे फोर्स लगाना है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोजीशन पे मुझे चाहिए, और अगर इस पे फोर्स निकालना है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोजीशन पे मुझे चाहिए, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, क्या ज़्यादा ईजी है, इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और Q से मल्टीप्लाई करना, या इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज निकाल के मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो हमें सिंप्लिसिटी जिसमें लगती है, जैसे मान लीजिए ये जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है, ठीक। अब हमें क्या है, अगर मैं इस इनफाइनाइट लेंथ के वायर का पूरा टोटल चार्ज निकालूंगा तो भैया हम तो निकाल नहीं पाएंगे, बिल्कुल सही बात है, यह बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक। लेकिन हमें ये पता है कि जो इनफाइनाइट लेंथ का ये वायर है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस हमें पता होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वही फोर्स इसकी वजह से यहाँ पे लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जो आप इस पे, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वही इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसकी वजह से यहाँ पे भी फोर्स निकाल सकते हैं और इसकी वजह से दोनों का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा। इसकी वजह से जितना फोर्स इस पे लगेगा और इसकी वजह से उतना ही फोर्स इस पे भी लगेगा, ठीक है। तो थर्ड लॉ भी यूज होता रहता है, ठीक। क्लासिकल मैकेनिक्स में सेकंड लॉ हम लोग ज़्यादा तरीके से यूज करते हैं, ठीक। तो सेकंड लॉ ये देखते हैं क्या होता है। तो क्या कहा कि एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल इक्वल्स टू dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखिए मोमेंटम को कैसे लिखते हैं, d/dt मास इंटू वेलोसिटी, बिल्कुल सही, ठीक है ना। मास इंटू वेलोसिटी लिख दो, तो मास हमारा क्या है, कांस्टेंट, तो m dp/dt, और इसी को क्या लिखते हैं m इंटू a, ठीक है, ठीक। तो मोमेंटम आपका यहाँ पे वेक्टर हो जाएगा। तो मास हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए आपका यहाँ ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा F इक्वल टू m में, जो हमें मतलब F इक्वल टू m में भी कुछ लोग कहते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, F इक्वल टू m में, ऐसे भी बोल देते हैं, तो वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास हम लोग क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, इसलिए वो बाहर आ जाता है। तो F इक्वल टू m में हो गया। अब देखिए आपको ये भी बता दूं कि क्लासिकल मैकेनिक्स, पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स जितनी है आपकी, ठीक है, वो इसी फार्मूले जो न्यूटन का जो ये लॉ है, ठीक है, इससे आप पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स सॉल्व कर सकते हो इसका यूज करके। और कंजर्वेशन इक्वेशंस कुछ ले लो, ठीक है ना, जो 3-4 कंजर्वेशन इक्वेशंस है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये 3 कंजर्वेशन इक्वेशन और ये न्यूटन का लॉ है सेकेंड लॉ, आप इन चारों का यूज करके क्लासिकल मैकेनिक्स का एवरी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप देखोगे थ्रू आउट द क्लासिकल मैकेनिक्स कोर्स हम लोग ये फोर्स का इक्वेशन अलग अलग, जैसे अलग अलग सिनारियों में यूज करेंगे। जैसे हम लोग रोटेशन में चले जाएंगे, जब रोटेशन हम लोग डील करेंगे तो वहाँ पे फोर्स यही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक ही जगह आपका क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। तो हम क्या लिख देंगे, एंगुलर फोर्स इक्वल्स टू I इंटू अल्फा, ठीक है ना, है तो न्यूटन का हिला, बिल्कुल सही है। जब हम लोग सेंट्रल फोर्स जाएंगे, ठीक, तो उसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, कंजर्वेशन इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही तो यूज करते हैं। तो जब सेंट्रल फोर्स में जाएंगे तो कंजर्वेशन इक्वेशन यूज कर लेंगे। क्यों? कंजर्वेशन इक्वेशन भी जो आती है वो भी इसी से निकल के आती है, ठीक है भैया। कंजर्वेशन इक्वेशन क्या, इसी से तो निकल के आती है, ठीक है। जैसे F इक्वल टू dp/dt लिखते हो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या आता है, जब हमारा फोर्स, हमारा एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 हो जाए तो उस सिस्टम का
जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, वो क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा भैया, हो जाएगा ना, फोर्स जीरो कर दो, पी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मतलब कंजर्व, मतलब कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखो एंगुलर मोमेंटम कैसे आता है, फोर्स का, अगर मैं फोर्स एंगुलर मीन्स फोर्स का जो एंगुलर पार्ट है, या फोर्स को अगर मैं एंगुलर सिनारियो में लिखूं, ठीक है ना, तो हम क्या लिखते हैं, फोर्स को क्या होता है भैया, फोर्स ये क्या है, ये तो लीनियर फोर्स है, ठीक है ना। एंगुलर केस में फोर्स क्या हो जाता है, टॉर्क, ठीक है ना। जैसे फोर्स यहाँ पे किसी चीज़ को लीनियरली हमें धक्का देना है या ढकेलना है, पुश और पुल करना है, तो हमें क्या, लीनियर फोर्स, ये वाला फोर्स चाहिए। अगर हमें किसी को रोटेट कराना है तो वहाँ पे हम लोग टॉर्क लगाते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सही। तो टॉर्क को हम क्या लिखते हैं, टाउ इक्वल्स टू dl/dt, यही तो लिखते हो भैया, ये लिखते हो, टॉर्क इक्वल्स टू dl/dt भी लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखो यही फोर्स की डिफिनीशन यहाँ भी है, लेकिन ये एंगुलर केस में है बस, ठीक। तो यहाँ पे टॉर्क अगर जीरो कर दो तो एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व हो गया, सही है ना। तो क्या है, तो सेम इसी के ही सब क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, परिणाम है इसी के सब चीज़ें, ठीक है। तो मतलब कि ये और जो हमारी कंजर्वेशन इक्वेशन है 3, उसको लेके हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स का हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान में रखना। तो ये 3-4 चीज़ें अगर आपको पता है, यही 4 चीज़ें हर जगह लगेंगी। क्लासिकल मैकेनिक्स बिल्कुल भी कठिन नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन पहचानना आना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ लगा दूँ, बस, ठीक है ना। अगर आप रोटेशन में ये वाला इक्वेशन लगाओगे तो भाई तब फिर अल्लाह मालिक है कि कब आएगा आंसर, ठीक है। लेकिन रोटेशन में अगर आप ये वाली चीज़ें लगाओगे तो ना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगाना है वो सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है, वो आप लगाते जाओगे और आपको पता चलता जाएगा। और 4 चीज़ें हैं, सिर्फ आपको वही आनी चाहिए। जैसे अब मैं क्या कहता हूँ कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, उसकी डायनेमिक्स डिस्कस करनी है, ठीक है ना। तो एफ इक्वल्स टू एम में यही हम डिस्कस करते हैं, क्या मास की जगह क्या कर देते हैं, सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, उसका मास हम लोग मानते हैं कि उसको सेंटर ऑफ मास पे पूरा एक्यूमुलेटेड है, ठीक है ना, पूरा सेंटर ऑफ मास पे। तो उसकी डायनेमिक्स डिस्कस करने के लिए उसको सेंटर ऑफ मास निकाल लो और उसकी डायनेमिक्स डिस्कस कर दो, यही तो करते हो भैया। तो मैं यही कह रहा हूँ सिर्फ कि जो न्यूटन का लॉ है ये और कंजर्वेशन इक्वेशन आप यूज करो, क्लासिकल मैकेनिक्स की सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये था थोड़ा लंबा चौड़ा भाषण, जिसको आप स्किप भी कर सकते थे, लेकिन सुने तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ये हो गया। अब इसको हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे एफ इक्वल्स टू एम में हो गया, ठीक। और मैंने ये भी बताया कि हर एक डायरेक्शन में जो मोशन है उसको हम इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन में बात करूँ तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम ए एक्स, एफ ऑफ वाई ऐसे एम ए वाई, और एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू एम ए जेड, बिल्कुल सही। और इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू एम डी वी बाई डी टी, ये भी लिख सकते हो भैया। और इसी को हम लोग से लिख सकते हैं एफ डी वी बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो ये देखो, वेलोसिटी टाइम फोर्स में रिलेशन, वेलोसिटी पोजीशन और फोर्स में रिलेशन, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन देखिए क्या आएगा कि इसमें मैं क्वेश्चन बताता हूँ। जो पेट क्वेश्चन आपको मैंने बताया कि जो पेट क्वेश्चन होता है जो लोग देते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ किसी ना किसी एग्जाम में तो आ ही जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि कोई बॉडी हमारी वो मूव कर रही है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन आप लिखेंगे, न्यूटन लॉ समझ में आया, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आए, ठीक। उसको यूज कैसे करना है ये भी मैं आपको अभी बता दूंगा। तो देखिए, तो क्या है क्वेश्चन भैया, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि कोई बॉडी है वो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसका मास है m, ठीक। ये जब मूव कर रही है ना तो इस पर एक ड्रैग फोर्स लग रहा है। ड्रैग फोर्स का मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स कोई लग रहा है, ठीक है ना, इसको रोकने के लिए एक ड्रैग फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, अपोजिट टू इट, ठीक है। जो कि ड्रैग फोर्स है और उसकी वो दिया जा रहा है kv स्क्वायर से, ठीक है ना। ये वेलोसिटी है v, ठीक, और इसकी वेलोसिटी है v। ये इस डायरेक्शन में v से मूव कर रहा है और इस पे जो ड्रैग फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक। और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है kv स्क्वायर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भैया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये kv स्क्वायर है, ये फोर्स की यूनिट कैसे बन जाएगी, नहीं, जो फोर्स की यूनिट है वो इसके k से बैलेंस है, ठीक है ना। अगर मैं फोर्स की यूनिट यहाँ पे निकालूंगा तो v स्क्वायर की जो होगी, ठीक, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगी ना यहाँ पे v स्क्वायर की। लेकिन ये जो k है ये बैलेंस किया हुआ है, मतलब कि ये फोर्स है टोटल यूनिट फोर्स की है,
ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पे यूनिटलेस नहीं है, कि आपका यहाँ पे कुछ यूनिट रखता है, कोई कांस्टेंट है लेकिन उसकी कुछ यूनिट है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फोर्स आपका इस बॉडी पे लग रहा है। ठीक, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अभी हम लोग डायनेमिक्स पे चल रहे हैं। ठीक है ना, काइनेमेटिक्स के लिए मैंने बताया था कि कारण नहीं चाहिए, डायनेमिक्स के लिए हमें कारण चाहिए। तो ये इस डायरेक्शन में चल रहा है और इस पर एक डायरेक्ट फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल सही। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी इसकी, जैसे ये जो मास था इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू दे दी गई। ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब अगर कहीं इनिशियल आ गया तो मतलब टाइम टी इक्वल टू 0 पे। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी टी दी गई। अब आपको टाइम टी पे वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, बिल्कुल सही, ये आपको निकालना है। और आपको पोजीशन निकालना है एक्स ऑफ टी एट टाइम टी। वी ऑफ टी का मतलब कि हमें वेलोसिटी निकालनी है एट टाइम टी, मतलब कि इधर वाला जो फंक्शन होगा या तो नोन चीज़ों के साथ टाइम हो, वो होना चाहिए, मतलब कोई अननोन नहीं रहेगा। मतलब वी ऑफ टी का मतलब वेलोसिटी है फंक्शन ऑफ टी ओनली। ठीक है ना, उसमें नोन चीज़ें हो सकती हैं लेकिन अननोन चीज़ें कोई नहीं होंगी उसमें वेलोसिटी ऑफ टी में, मतलब फंक्शन ऑफ टी। यहाँ पे एक्स ऑफ टी मतलब एक्स जो है वो फंक्शन ऑफ टी ही होगा सिर्फ। ठीक है, और सब चीज़ें नोन होंगी हमारी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कैसे यूज करते हैं हम लोग सोल्यूशन। इसको आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको महारत हासिल होगी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यूज करने में वो तुरंत निकल लेगा। तो आइए देख लेते हैं। तो आप लिखिए एफ इक्वल टू एम ए, एक ही डायरेक्शन में, तो एफ इक्वल टू एम ए हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल, जो डायरेक्ट फोर्स लग रहा है, इसमें मैं मान लेता हूँ ये कोई बॉडी है, इस पर पहले एफ फोर्स लग रहा था। ठीक है ना, पहले एफ फोर्स कोई लग रहा था, या आप एफ फोर्स ना ही मानो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दोनों केस हो सकते हैं। जैसे दो क्वेश्चन हो सकता है कि एक मास एम है जिसपे एफ फोर्स लग रहा था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी। ठीक है ना, मतलब टाइम टी इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी यू थी, उस पर एक डायरेक्ट फोर्स इतना लगना चालू हुआ, तो आप यू ऑफ टी एक्स ऑफ टी बता दीजिए। या कोई मास है हमारा जो कि यू वेलोसिटी से मूव कर रहा था टाइम टी इक्वल टू 0 पे, और उस पर इतना डायरेक्ट फोर्स लगना शुरू हो गया। ठीक है, अब हमें वी ऑफ टी और एक्स ऑफ टी बता दीजिए। बिल्कुल सही। और क्या पूछता है ना, वो वी ऑफ टी और एक्स ऑफ टी का इक्वेशन नहीं पूछता, वो उसका ग्राफ पूछता है। थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन है, अब उसका ग्राफ पूछ लेगा। ठीक है ना, अब सिट्टी पिट्टी को कि कैसे होगा। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ कि कैसे बनाना है। तो देखिए एफ इक्वल टू एम में आपको ये लगा देना है। ठीक, अपने केस में फोर्स हमारा कोई लग नहीं रहा है, मतलब फोर्स 0 है, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, क्या, डायरेक्ट फोर्स। ठीक है ना, और ये डायरेक्ट फोर्स जो है ना वो एक्सिलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब कि माइनस के वी स्क्वायर दिस इक्वल टू एम ए लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें, वी ऑफ टी वेलोसिटी निकालनी है एट टाइम टी। ठीक है ना, या ऐसा भी कर सकता है वी ऑफ एक्स निकालो। 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वी ऑफ टी पहले निकालेंगे, फिर एक्स निकालेंगे, फिर एक्स ऑफ टी भी निकाल देंगे। देखिए तो के वी स्क्वायर दिस इक्वल टू एम डी वी बाई टी टी, बिल्कुल सही। यहाँ पे आप देखिए माइनस के वी स्क्वायर, इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ पे ले आइए, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू टी, या इंटीग्रेट करके आपको दिखा भी देता हूँ, ये डी टी। ठीक है, एम यहाँ पे चला ही गया है, तो इंटीग्रेशन डी वी बाई वी स्क्वायर। ठीक है, टाइम टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी यू थी, यहाँ पे वी और ये पे टी। ठीक, बिल्कुल सही, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिस इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग माइनस के टी बाई एम दिस इक्वल टू डी वी बाई वी स्क्वायर। ठीक, तो क्या लिख सकते हो, जल्दी बोलो। -2 -1 मतलब -1 वी दिस इक्वल टू यू टू वी, ऐसा हो गया। ठीक, माइनस के टी बाई एम दिस इक्वल टू -1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। ठीक है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओगे तो 1 बाई वी दिस इक्वल टू 1 बाई यू प्लस के टी बाई एम, ये हो गया, बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये एक लाइन की इक्वेशन बनेगी। ठीक है ना, लाइन की इक्वेशन बनेगी। ठीक, और वो लाइन होगी, जैसे आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो एक लाइन की इक्वेशन बनेगी, और वो लाइन की इक्वेशन होगी आपकी ऐसी कुछ। ठीक है ना,
ऐसे कुछ होगा। क्यों? क्योंकि जब आपका टी 0 है तो v हमारा, जैसे ये है v और ये है t, तो जब हमारा जब हमारा टी 0 है तो v इक्वल टू यू है, ठीक। और जैसे जैसे हमारा t बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो लाइन की इक्वेशन आएगी वो ऐसे आएगी। बिल्कुल सही, समझ गए, बिल्कुल सही, ठीक है। ये हो गया, ये हमारी हो गई इक्वेशन किसका, v ऑफ t हमने निकाल लिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 1/v का मत प्लॉट करना है, v ऑफ t प्लॉट करना है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। और आप देख रहे हो कि v ओनली फंक्शन ऑफ t है, k, m और u हमारे नोन है, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, v ऑफ x, ठीक है ना। अब v ऑफ x यहाँ से सीधे निकल सकता है, इसको हम लिख सकते हैं m v dv/dx, ठीक है भैया। तो इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो v ऑफ x निकल जाएगा, बिल्कुल सही ना। और e टू द पावर में आएगा वो, देखो v स्क्वायर है तो यहाँ पे v है, v से v कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आइए निकाल भी देते हैं। देखिए तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, -k/m dx दिस इक्वल्स टू dv/v, और इसका आप इंटीग्रेशन कर दो, तो x इक्वल्स टू 0 पे, मतलब इनिशियली x इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी हमारी कितनी थी, u थी। अब x ऑफ x हो गया, मतलब जब x डिस्टेंस चल गया वो कोई पार्टिकल, तो हमारी जो वेलोसिटी है वो v हो गई, ठीक है ना। तो दिस इक्वल्स टू -k/m इंटू एक्स, दिस इक्वल्स टू 1/v, मतलब यहाँ पे log v हो जाएगा, ठीक है, log ऑफ v डिवाइडेड बाई u, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि log ऑफ v माइनस log ऑफ u, तो log v/u, ठीक। और इसको हम लिख सकते हैं v ऑफ x इक्वल्स टू u e टू द पावर -k/m इंटू एक्स, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये आपका हो गया वेलोसिटी का फार्मूला x पे डिपेंडेंट। अब x इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी हमारी कितनी थी, वेलोसिटी हमारी u थी, तो इसका ग्राफ अगर मैं देखूं तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना। क्योंकि e टू द पावर x का ऐसा होता है तो इसी का उल्टा हो जाएगा, तो ये इधर से आएगा, डिक्रीज कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है, समझ पा रहे हो ना, ठीक। तो ये u ऑफ x हो गया। अब ऐसे ही अगर मैं निकालना चाहूँ x ऑफ t, तो x ऑफ t निकाल दो। तो x ऑफ t निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ x ऑफ t, देखिए x ऑफ t आप दो जगह से निकाल सकते हो, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो और यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से निकालना मुश्किल हो सकता है, यहाँ से मतलब दोनों भी मेरे हिसाब से तो इक्वल पड़ेंगे। जैसे यहाँ से v को आपको क्या लिखना पड़ेगा, dx/dt, ठीक है ना। तो x ऑफ t आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक। तो आप ये वाली इक्वेशन भी यूज करके निकाल सकते हैं और ये वाली इक्वेशन भी यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या देता है आपका, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो फोर्स आपको मान लीजिए दे दिया गया, ठीक है ना। फोर्स भी शायद कभी कभी वेरिएबल दे देता है, ठीक। तो फोर्स दे देगा, एक डायरेक्ट फोर्स दे देगा, आपको इक्वेशन कैलकुलेट करवाएगा, ठीक। और बाद में आपको क्या पूछेगा, उसका ग्राफ पूछेगा, ठीक है ना। तो आप जैसे भी इक्वेशन निकल जाए, आपको सिंपलेस्ट जो सिंपल ग्राफ्स हैं, जैसे e टू द पावर x log x हो गया, लाइन की इक्वेशन हो गई, ठीक है, इलिप्स की, हाइपरबोला की, ये सब का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को डील कर पाओगे, ठीक। तो ये पेट क्वेश्चन है, ये आप देखेंगे अगर जैम के प्रीवियस ईयर्स अगर आप देखते जाएंगे, ठीक है, तो 5 से 6 साल में जरूर आपको ऐसा एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा, ठीक है ना। और अगर जैम में नहीं मिल रहा है ना, तो TIFR और जेस्ट में भी कभी कभी मिल जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आपको बताया मैंने, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे आपकी पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स सॉल्व हो रही है, ठीक है। और कैसे इसका यूज करना है, सिर्फ आपका एक्सेलरेशन से, ठीक है ना। और आपको मैंने बताया कि मतलब अगर कई डायमेंशन में मोशन हो रहा है पार्टिकल का, तो हम लोग इंडिपेंडेंटली हर एक डायरेक्शन में सॉल्व कर सकते हैं, पार्टिकल का मोशन और उसकी डायनेमिक्स जान सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, तो ये हमारा था 3rd लेक्चर क्लासिकल मैकेनिक्स का, 1 कॉन्सेप्ट 1 क्वेश्चन। 1 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, 1 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया। तो ये आपका आज का कोटा पूरा हो गया। 3rd लेक्चर आपका क्लासिकल मैकेनिक्स का हो गया। अब हम मिलेंगे 4th लेक्चर में, जहां हम लोग फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल पे विजिट करते रहिए। मैं सोनम चलता हूँ।